नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त लातेहार से, जहां पर जेजेएमपी का एरिया कमांडर नसीम अरेस्ट किया गया है। जेजेएमपी का एरिया कमांडर नसीम को अरेस्ट किया गया है। रेप और हत्या के कई मामले इस पर पहले से दर्ज। नक्सली के पास से हथियार की बरामदगी भी की गई है। पुलिस ने महुआ डांड में ये कार्रवाई की और जेजेएमपी के इस नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। रेप और हत्या के कई मामले इस पर पहले से दर्ज। और सहयोगी संजय भारती हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर लातेहार से जुड़ गए हैं। संजय, एक बड़ी कामयाबी इस शख्स की गिरफ्तारी के साथ ही। जी बिल्कुल, लातेहार के महुआ डांड से एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है, जहां जेजेएमपी एरिया कमांडर नसीम अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि जो गिरफ्तार एरिया कमांडर नसीम अंसारी है, उसका काफी आतंक था उस इलाके में। जो उसके जोनल कमांडर हैं और जो सब जोनल कमांडर हैं मोहन परहिया, उसी के निर्देश पे यह काफी दिनों से आतंक मचा रहा था और पुलिस कई दिनों से मॉनिटरिंग कर रही थी। मगर अचानक ईंट भट्ठे मालिक से लेवी लेने की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए तुरंत एक छापेमारी दल का गठन किया और उसी छापेमारी दल ने एरिया कमांडर नसीम अंसारी को धर दबोचा। उसके पास से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय भारती इस तमाम जानकारी के लिए। धनबाद में कतरास के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर उमाशंकर सिंह और जेएमएम नेता कारू यादव में विवाद हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस मारपीट में दोनों तरफ से 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस मारपीट के विरोध में जेएमएम नेता कतरास राजगंज मेन रोड को राहुल चौक के पास जाम कर धरने पर बैठ गए। इधर इलाके में तनाव को देखते हुए 6 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने में जुट गई। बाघमारा डीएसपी भी मौके पर मौजूद हैं। दरअसल जेएमएम नेता कारू यादव अपने परिजन का इलाज कराने निशितपुर क्लिनिक अस्पताल पहुंचे हुए थे और इसी दौरान डॉक्टर और जेएमएम नेता के बीच बहस शुरू हो गई, जो मारपीट में तब्दील हो जाती है। इलाके में तनाव को देखते हुए फिलहाल पुलिस जो है वो कैंप करती है। बाढ़ को दिखाने के लिए लाए थे। कहाँ पे? उमाशंकर यहाँ। अच्छा। करीबन 2 बज रहा होगा। उस बीच में सीरियस हो गया मरीज। डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए गए। डॉक्टर साहब आधा घंटा के बाद आए। उसके बाद बोलते हैं डायरेक्ट लेके जाओ, हम नहीं देखेंगे। हम बोले सर कुछ दवाई ववाई तो दे दीजिए। बोले नहीं देखेंगे। इसी में थोड़ा गर्मा गर्मी हो गया। उसके बाद वो गुंडा मंगाया बाहर से, डंडा हॉकी लेकर के आया। हम लोग 5-6 आदमी थे, उस पर हमला कर दिया। वो पहचानते नहीं हम जो एकदम काटते हम रंगबाज हो गए, लेकिन अस्पताल में रंगबाजी नहीं करना चाहिए। तो हम नहीं कर देंगे, वो कर देंगे, मैंने अपना पूरा हम बम पिस्तौल भी चलाना जानते हैं। हम कहे ठीक है। उसके बाद इसी बीच में हमारा भी स्टाफ था, उसे 10-15 आदमी था। दोनों में आपस में हाथापाई होने लगा, फिर लोग भाग गए। संजय गुप्ता सहयोगी धनबाद से हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ के हैं। संजय, आखिर अस्पताल के अंदर हाथापाई की नौबत आ जाए, डॉक्टर अगर लड़ने लगे, मारपीट होने लगे, तो फिर ये अस्पताल इसे क्यों कहें? आखिर ये नौबत क्यों आई? फिलहाल तो यहाँ स्थानीय डॉक्टर उमाशंकर सिंह है, वो फिलहाल इधर से प्रसिद्ध डॉक्टर है और कभी भी इस तरह की घटनाएं वहाँ पर नहीं होती है। आज कारू यादव पहले सुबह जो है परिजनों को लेकर वहाँ पहुंचे हैं और किसी बात को लेकर जो विवाद हुआ, अस्पताल के कर्मी कुछ सारे इलाज में देरी कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने आपा खोया। इसी दरमियान डॉक्टर की बदसलूकी दोनों तरफ बाजी हुई और ये बहुत मारपीट तब्दील है। सबसे बड़ा सवाल है कि डॉक्टर बसबाजी के समय में कुछ और भी 20-25 युवक वहाँ आ गए और लाठी डंडा हाथों में लेकर, जिससे कि ये बवाल बढ़ा और बवाल बढ़ने के साथ अस्पताल की जो ये झगड़ा है वो सड़क आ गई और जिसके बाद कतरास और राजगंज का मुख्य मार्ग घंटू जा रहा। हालांकि डीएसपी से वार्ता होने के बाद इस जाम को हटा लिया गया है। फिलहाल तो डीएसपी से वार्ता होने के बाद कि दोषी जो भी है उन पर कार्रवाई करने का भरोसा देते हुए सड़क जाम को हटा लिया गया। एक FIR भी किया गया। डीएसपी ने भी साफ तौर पर कहा कि जो भी इसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि अस्पताल में इस तरह की हंगामा हो जाती है, मारपीट हो जाती है, जो कहीं से भी उचित नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें डॉक्टर के लोगों को भी और जेएमएम के जो कि सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको भी संयम बरतना चाहिए, जिससे कि माहौल खराब ना हो। क्योंकि अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग इलाज कराने आते हैं। इस तरह के अगर भय का माहौल होगा तो लोगों को कहीं ना कहीं कठिनाइयां जरूर होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए।
बोकारो में लड़कियां किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं नजर आ रही। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यहां सेक्टर 4 थाना इलाके में बने सूर्य मंदिर कैंपस की ये तस्वीर है, जहां ये कोई अखाड़ा नहीं है, ये मंदिर प्रांगण है जहां पर लोग पूजा पाठ के लिए पहुंचते हैं, लोग सुकून के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस सूर्य मंदिर कैंपस में लड़कियों के बीच आपस में जमकर मारपीट होती है। ये वीडियो इस वक्त वायरल होता हुआ सामने है। यहां लड़कियों ने एक लड़की की जमकर पिटाई की। लड़कियों में आक्रोश इस कदर था कि वहां बैठी एक महिला भी इन लोगों को समझाने में नाकाम रहती है, छुड़ाने में कामयाब वो नहीं हो पाई। बाद में मौके पर पहुंचे 2 लड़कों ने बीच बचाव किया और फिर जाकर इस मामले को शांत कराया गया। इधर आवारागर्दी करने वाली लड़कियों से स्थानीय लोग जो हैं वो परेशान हैं। उनका ये कहना है कि ये डर का माहौल है, क्योंकि लड़कियां भी अब इस बात को समझने को तैयार नहीं हैं कि वो कर क्या रही हैं। किसी की बात सुनना तक मुनासिब नहीं समझती और ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती हैं। जी अब बैठल हले या दोनों मारवा मारिया ग्रुप बना बना के अइला या दोनों मारा मारी करे लगले। 2 लड़का छोड़ल के ओरा, तब जाके झगड़ा खत्म हुआ। हाँ, 2 लड़का छोड़ल के ओकरे ग्रुप वाला। तो काहे वो लोग झगड़ा कर रहा था आपस में? अब काहे करा ले भैया जी, हम जाने गली, अब कन्या खले हम चिन्हबो नहीं करई। स्कूल का बैग लिए हुए था? बैग तो नहीं हले, खालिए थले कुले। साहिबगंज में राजमहल प्रखंड में मोकिमपुर पंचायत के शोभापुर गांव में गंगा नदी में कटाव शुरू हो गया। एनएच से महज 20 फीट की ही दूरी है जहां पर गंगा का कटाव इस वक्त हो भी रहा है और नदी के कटाव से जमीन धंसने लगी है। वहीं उधवा के प्राणपुर में कई घर और करीब 50 एकड़ जमीन पहले ही गंगा के गोद में समा चुकी है। लोगों के ये खेत खलियान इसमें डूब चुके हैं। दोनों जगहों पर लगातार कटाव से ग्रामीण दहशत में हैं। शोभापुर पिछले 24 घंटे में अगर बात की जाए तो करीब 100 फीट की दूरी तक जमीन 4 से 5 फीट नीचे धंसने से स्थानीय ग्रामीण डरे हुए हैं और जल्द ही बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य करने का आग्रह सरकार से किया जा रहा है। करीब 8 साल पहले यहां बेतहाशा गंगा कटाव को देखते हुए सरकार की तरफ से बोल्डर पिचिंग की गई थी, लोहा पाइलिंग भी हुई और कटाव निरोधी कार्य किए गए, लेकिन अब एक बार फिर से कटाव शुरू हो चुका है। तमाम इंतजामात नाकाफी साबित हो रहे हैं और जरूरत है कि एक बार फिर से यहां पर कटाव निरोधी कार्य को शुरू किया जा सके। देखिए, ये कटाव की तस्वीरें जो डराती हैं, क्योंकि अब लोगों को डर इस बात का कि अब धीरे धीरे कटाव जो है उनके आशियानों तक पहुंच जाएगा। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, इन तस्वीरों के बाद डरना लाजमी है। जो लोग वहां रह रहे हैं, जो वहां के बाशिंदे हैं, अगर खेत खलियान मकान सब कुछ इसमें विलीन हो जाएंगे तो जो दावे कार्यों के किए जा रहे हैं, जो यहाँ पर सुरक्षात्मक कार्य किए जाने चाहिए, वो नजर क्यों नहीं आते? पिछले 3-4 वर्षों से लगातार वहां पर कटाव होता है और इसको लेकर प्रशासनिक दृष्टि से काम भी किया जाता है, लेकिन कटाव निरोधी कार्य उस योग्य नहीं जिस पर कि लोग विश्वास कर पाए। जी, फिलहाल इस वक्त इन हालातों के बाद, इन स्थितियों को देखने के बाद क्या कटाव निरोधी कार्य शुरू किया गया है? 23 तारीख को फिर से कटाव निरोधी कार्य के लिए टेंडर होगा और इसके बाद ही कार्य होगा, उससे पहले कोई कार्य नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अभी टेंडर के निकलने का इंतजार किया जा रहा है और तब तक, जब तक टेंडर नहीं निकल पाता है, तब तक कितने मकान, कितने खेत, कितनी जमीन जो है वो इसमें समा जाएगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। राजधानी रांची के खलारी थाना क्षेत्र में शाम होते ही अवैध कारोबारियों का राज चलने लगता है। रांची से 7 किलोमीटर दूर इस क्षेत्र में अंधेरा होते ही कोयला, लोहा और बालू का अवैध कारोबार करने वाले लोग संगठित हो जाते हैं। उनका राज आपको हर तरफ नजर आएगा। इस दौरान पुलिसिंग कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है।
आपको बता दें कि खलारी से ही कोयला और लोहा के साथ मैगलुस्कीगंज से बालू अवैध रूप से निकालकर रांची पहुंच रही है। वहीं खलारी और चान्हो थाना क्षेत्र के बलथरा कोल डंप के पास कुछ सरकारी युवकों से पुलिस खुलेआम अवैध वसूली करती है। हैरत की बात यह है कि यहां पीसीआर वैन भी खड़ी रहती है। न्यूज 18 ने जब इसे लेकर खलारी डीएसपी अनिमेश नैथानी से सवाल पूछे तो उन्होंने इसे बंद कराने का भरोसा दिया। वहीं खलारी इंस्पेक्टर ने कोयला और लोहा चोरी पर चुप्पी साध ली। गुमला में रविवार रात जमगई गांव में एक अधेड़ की हत्या के बाद दो समुदायों के बीच माहौल गर्मा गया। इस वारदात के सांप्रदायिक रंग लेने की आशंका के मद्देनजर चैनपुर थाना प्रभारी ने पहल करते हुए मामले को शांत कराया था, लेकिन गांव में तनाव कायम था। इसे देखते हुए बीडीओ ने गांव का दौरा किया और लोगों को समझाया, साथ ही गांव की समस्याओं की जानकारी लेते हुए जल्द उसके समाधान का भरोसा भी दिलाया। बकरीद को लेकर पूरे इलाके में धारा 144 लागू है और इस दौरान सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों से लोगों को सतर्क रहने के साथ ही असामाजिक तत्वों के खिलाफ थाने में सूचना देने की भी अपील की। दुमका में चोर गिरोह सक्रिय नजर आ रहे हैं। नया थाना क्षेत्र के श्रीरामपाड़ा चौक के पास बदमाशों ने स्कॉर्पियो सवार महिला से छिनतई की वारदात को अंजाम दिया। आंध्रा बैंक के सामने अपराधियों ने बुजुर्ग महिला से 6,65,000 रुपए छीन लिए। न्यू बाबूपाड़ा की रहने वाली रेणुका सिंह अपने पोते के साथ पोस्ट ऑफिस गई हुई थी, जहां से पैसे निकालकर आंध्रा बैंक में जमा कराने पहुंची ही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने बाइक सवार अपराधियों का पीछा भी किया, लेकिन वो ड्राइवर को चकमा देकर फरार हो गए। पीड़ित ने नगर थाने में लिखित आवेदन देकर रुपयों की बरामदगी की गुहार लगाई है। पैसे निकाल के गए और जो फॉर्म और आरटीजीएस का हमारे पास फॉर्म था तो हम घर से फॉर्म लिए। तो उसके बाद वो फॉर्म लेके हम लोग जैसे ही वहाँ बैंक के पास पहुँचे तो गाड़ी लगा हुआ था, बैंक में लंच था, तो हम गाड़ी से उतर के, दादी मेरी गाड़ी में थी, जैसे ही वहाँ से निकले सडनली वो फिर बैंक बंद था तो हम खड़े हो गए। तब तक उधर लड़के कुछ दो लोग थे, पल्सर पे ब्लैक शर्ट पीछे वाला था, वो गेट खोल के पर्स, लेडीज पर्स में दादी बैठी थी, उनके पर्स में पैसा था, वो लेके सडनली अपोजिट भागा। हमने घूम के पीछा किया, लेकिन तब तक वो लोग इतना तेज में थे कुछ समझ में नहीं आया। धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों में आए दिन हाथियों का झुंड पहुंच रहा है और जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कल गणेशपुर में करीब 22 हाथियों के झुंड पहुंच गए, जिसने किसानों की मक्के की फसल के साथ धान के बिचड़ों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है, लोगों के घरों को भी तोड़ा, इन हाथियों ने तोड़ दिया है। रात में अचानक पहुंचे हाथियों की आवाज सुनकर लोग अपने घरों से भाग निकले। वहीं फसल को बचाने के लिए रात भर मशाल भी जलाए रखा। हाथियों के आने की जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने हाथियों को जंगल की ओर भगा दिया है। फिलहाल पूरे गांव में दहशत का माहौल है। रात भर जागले है बाबा, 3 घंटा से ऊपर हमारे घरे में हिया है। क्यों जगे हुए थे? ये हाथी के झुंड के चलती मसाल लेके लिए 10 लीटर हमार 10-15 लीटर किरासिन जलले। मकई भेलो, घर अथी कर लो, बिहीन धान आदे हिया पारल लियो पुदेक देलो, कम से कम 10-15 हजार से ऊपर। तो पाकुड़ में हिरणपुर प्रखंड के मोहनपुर में करोड़ों की लागत से आईटीआई की स्थापना की गई थी, लेकिन यह संस्थान आज सामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। बिल्डिंग का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन इस कॉलेज में न तो छात्र हैं और न ही टीचर। इसके चलते बिल्डिंग धीरे धीरे अब खंडहर में तब्दील होती जा रही है। यहाँ कैंपस में झाड़ियां उग चुकी हैं और क्लासरूम में कांच के टुकड़े आपको हर तरफ बिखरे हुए नजर आएंगे। इस इलाके के युवाओं को तकनीकी शिक्षा देने का सपना अधूरा नजर आता है। बनने के बाद यहाँ के लोगों को बहुत भारी उम्मीद था कि हम लोग को उपकार होगा, इस इलाके को उपकार होगा, लेकिन आज तक ना इसमें किसी लड़का आया, ना कोई पदाधिकारी आए, ना इसका कोई टीचर आए, ना कोई स्टाफ आए, ज्यों का त्यों रह गया। ये कॉलेज बनने के बाद हम लोग
मैंने पंचायत में बहुत खुशी की लहर थी, लेकिन प्रशासन मौन धारण करके 6 साल हो गया बन के, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। जबकि जलना उलना खिड़की और दरवाजा सब टूटा हुआ है। हमारे लड़के जो है ITI के लिए बहुत इच्छुक है पढ़ने के लिए, लेकिन प्रशासन विभाग से या जनप्रतिनिधि द्वारा कोई मैंने। रांची के स्मार्ट सिटी में झारखंड के मंत्रियों का बंगला बनेगा। 12 मंत्रियों के बंगले पर 32 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। बंगला निर्माण के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, लेकिन अब इस पर राजनीति भी गर्म हो गई है। राजधानी रांची के स्मार्ट सिटी में 12 मंत्रियों के बंगला निर्माण का DPR तैयार हो चुका है। सरकार से सहमति मिलने के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। कोरोना काल में राज्य सरकार खजाना खाली होने का रोना रो रही है। इसी बीच रांची में करीब 7 एकड़ जमीन पर मंत्रियों के लिए 32 करोड़ की लागत से 12 बंगले बनाए जा रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष वर्तमान सरकार पर हमलावर है। जब वो विपक्ष में थे तो वो बड़े भवनों की उपयोगिता पर प्रश्न उठाते थे, और कोरोना काल में जब पैसे की दिक्कत है, आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है राज्य को, उस समय वो मंत्रियों के लिए 32 करोड़ के अगर वो बंगले बना रहे हैं तो इसकी सार्थकता का कोई औचित्य नहीं हो सकता। झारखंड के मंत्री शानदार बंगलों में रहेंगे। उनके लिए ऐसे बंगले बनवाए जा रहे हैं जो खूबसूरत तो होंगे ही, लग्जरियस और लैंडस्केपिंग से भरे हुए भी होंगे। राज्य के वित्त मंत्री जहां पैसा नहीं होने का रोना रोते हैं, वहीं जब इस मुद्दे पर उनसे बात की गई तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने क्या कहा, जरा सुनिए। जब नई राजधानी बनती है तो उसमें हर सरकार नई राजधानी कितना है ना, जितने भी नई राजधानियां बनी हैं नए राज्य के गठन के बाद, सभी नई राजधानियों के निर्माण में भारत सरकार भी आर्थिक सहायता। सुना आपने, मंत्री जी के अनुसार जब नया राज्य बनता है तो केंद्र सरकार से मदद मिलती है, लेकिन मंत्री जी ये भूल गए कि राज्य गठन के 21 साल बीत चुके हैं। फिलहाल जिस आवास में राज्य के मंत्री रह रहे हैं वो भी किसी बंगले से कम नहीं। इन बंगलों पर भी अब तक करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन हर बार सरकार बदलने के बाद मंत्रियों के आवास पर करोड़ों रुपए खर्च करने की परिपाटी चली आ रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश की रिपोर्ट। गिरिडीह में बकरीद के मौके पर लोगों ने मस्जिदों में सामूहिक तौर पर नमाज अदा की और इस दौरान नियमों की अनदेखी कर कोरोना गाइडलाइंस के खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं। शांति समिति की बैठक में लोगों को कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए भीड़ नहीं लगाने और घरों में ही रहकर पूजा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन बकरीद के दौरान सारे नियम ताक पर रख दिए गए। मस्जिदों में लोगों की भीड़ नजर आई और सभी ने सामाजिक दूरी के नियमों का जमकर उल्लंघन किया। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हर जगह अलर्ट है। लोगों को भीड़ जुटाने से रोका जा रहा है, लेकिन पर्व के मौके पर लोग अपनी जान से इस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं जैसे संक्रमण का खतरा ही इन्हें नहीं हो। और अब देखते हैं झारखंड 2020।